हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 3 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में समझा था। उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आए थे उसे भी देख लिया था। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उसे आप सबसे पहले जाके देख ले, तभी इस लेक्चर की बातें आपको समझ में आएंगी। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। कुल मिला के 5 हेडिंग में हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे अलग अलग कंडीशंस में, जैसे कि अगर हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, स्टीम हो, तो किस केस में कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग एसिड से इनकी रिएक्शन देखने वाले हैं, बेसिस से किस तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल्स उसे देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग अदर्स मेटल सॉल्ट से किस तरह से कोई मेटल रिएक्ट करता है, इस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम लोग बारी बारी से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अब अलग अलग मेटल्स की एयर के साथ में रिएक्शन किस तरह से होती है उसे देखने वाले हैं। हमारे पास मेटल्स की रिएक्टिविटी याद करने के लिए तरीका था केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और आयरन और प्लेट के बीच में हमारा टीन था। हाइड्रोजन के बाद याद करने का तरीका था हाई कोट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, और लास्ट में हमारा प्लेटिनम था। तो इस तरह से हमारे पास तरीके थे रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने के लिए। अब हम लोग इन सभी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है उसे देखने वाले हैं। पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है KO2। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यह सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाया, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, अगर कैल्शियम लेते हैं तो यह एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सी ये वो, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई सुपर ऑक्साइड बना रहा है, कोई परऑक्साइड बना रहा है, कोई नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है। इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, इसके बारे में मैं डिटेल से 11वीं क्लास के लेक्चर्स में इसे समझाऊँगा। अभी बेसिकली आपको समझना है कि जितने भी मेटल्स हैं अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो अपना करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग एल्युमिनियम ले लें और एल्युमिनियम का रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन से, तो एल्युमिनियम का एक हमें ऑक्साइड मिलेगा Al2O3। इसमें आपको बहुत ही ख़ास बात देखने को मिलेगी कि ये जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, यह ऑक्साइड लेयर एल्युमिनियम को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, फर्दर इसको कोरिजन होने नहीं देता, जंक लगने नहीं देता। लेकिन आप अगर आयरन के केस में देखेंगे या सिल्वर के केस में देखेंगे या फिर कॉपर के केस में देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उनकी जो ऑक्साइड की लेयर होती है वह उनको संक्षारित होने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है कि ऑक्साइड की जो लेयर है, एल्युमिनियम की ऑक्साइड की जो लेयर है, वह एल्युमिनियम को संक्षारित होने से बचाती है। इसके पीछे क्या वजह है कि इसे संक्षारित होने से बचाती है, लेकिन अगर आयरन का केस लेते हैं, कॉपर का केस लेते हैं, सिल्वर का केस लेते हैं, तो उस केस में उसे संक्षारण से होकर गुजरना पड़ता है। इसके पीछे क्या वजह है इसे भी मैंने अलग लेक्चर में इसे समझाया है। जानना चाहते हैं आप तो उसको आप चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ तक हमारी हो गई ऑक्साइड की फॉर्मेशन। उसी तरह से जिंक की बात करेंगे अगर जिंक ले लें हम लोग और जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दें, जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आयरन का ऑक्साइड हमें मिलेगा Fe2O3। उसी पर यहाँ पे ध्यान देना है कि Fe2O3 आगे फर्दर इसको अगर वाटर मिल गया तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, जो जंक का कारण है, मुख्य कारण है, और जंक का फॉर्मूला भी वही होता है Fe2O3 × XH2O। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जिससे जंग लगती है लोहे में, ब्राउन कलर का होता है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे कि यहाँ जो आयरन का ऑक्साइड का लेयर बन रहा है वह आयरन को संक्षारित कर रहा है, लेकिन एल्युमिनियम के केस में उसे संक्षारण से बचा रहा था। इसके पीछे क्या वजह है आपको मैंने बताया कि आप मेरा लेक्चर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लेड की बात करें तो जनरली रिएक्टिविटी नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे रिएक्टिविटी आपकी घटती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा फास्ट रेट से पोटेशियम रिएक्ट करेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है।
उसके बाद सोडियम, धीरे धीरे जैसे नीचे नीचे जाएंगे आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वैसे उनकी रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी और रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक जब कॉपर के बर्तन या फिर सिल्वर के बर्तन रखे जाते हैं तो उनमें भी जंग लग जाता है, उनमें भी एक परत चढ़ जाती है जो संक्षारण का काम करती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कॉपर की, तो हम लोग कॉपर की अगर बात करते हैं तो जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Cu2O बन जाता है, ब्लैक कलर का होता है, लेकिन धीरे धीरे ये CuO में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फाइनली ग्रीन कलर का होता है। तो ये ग्रीन कलर की आपको कॉपर के बर्तनों के ऊपर देखने को मिलेगी परत, तो वो ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से हुई थी है। उसी प्रकार से अगर आप सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी आपको ब्लैक कलर का कवरिंग देखने को मिलेगा। आपको सिल्वर में भी आपको ब्लैक कलर का एक संक्षारण देखने को मिलेगा। सिल्वर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Ag2O बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर के, चांदी के बर्तनों में आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक, तुरंत नहीं, बहुत ही सालों साल तक आप देखेंगे कि अगर खुला छोड़ देते हैं उसको एयर में तो उसके ऊपर काली कलर की परत चढ़ जाती है। तो ये सब ऑक्साइड के लेयर की फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो दो बातें हम लोगों ने सीखी कि जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे हम लोग, रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी हर एक मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की, और दूसरी कि वो सभी करस्पॉन्डिंग अपना ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी मेटल हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो अपना करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कोई सुपर ऑक्साइड बनाते हैं तो कोई पर ऑक्साइड बनाते हैं तो कोई नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तीसरी बात हम लोगों ने सीखी कि एल्युमिनियम के केस में ही सिर्फ ऐसा है एक्सेप्शन कि वह उसकी जो ऑक्साइड लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, ना कि उसको संक्षारित करती है। क्यों ऐसा होता है आप उसे चेक कर सकते हैं दिए गए नीचे लिंक में। अब हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल के केस में भी क्या हमें देखने को मिलता है कि जितने भी नॉन मेटल हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है। जैसे कार्बन ले लेते हैं, एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन के ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलते हैं, CO और CO2 भी देखने को मिलता है। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड दोनों ही देखने को मिलता है हमें। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन फास्फोरस के केस में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो काफ़ी वायलेंट रिएक्शन शो करता है, काफ़ी ज्वलनशील, मतलब आग पकड़ लेती है रिएक्शन, और फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्साइड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, P2O3, P2O5, P4O10, बहुत सारे ऑक्साइड्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होती है। इसलिए फास्फोरस को हम लोग वाटर में जनरली स्टोर करके रखते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं वो वाटर से रिएक्शन रेयरली शो करते हैं, और उसी प्रकार से हमारा फास्फोरस भी वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता, इसलिए इसको हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ऑक्सीजन से उसे दूर रखते हैं क्योंकि वो वायलेंट रिएक्शन शो करके जलना शुरू हो जाता है, आग पकड़ लेती है। तो ये हमारे ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात हो गई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अब हम लोग वाटर से रिएक्शन देखते हैं, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ऑक्साइड बने हैं हमें मेटल के और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बने हैं उनका नेचर किस तरह से है। मेटल के ऑक्साइड जनरली दो तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दो तरह के नेचर उनमें होती हैं। मेटल ऑक्साइड जितने भी हमारे पास हैं वो जनरली बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं, और वो एम्फोटेरिक नेचर भी शो करते हैं। बहुत सारे मेटल्स हमारे पास हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर कहने का मतलब हुआ कि उनमें बेसिक नेचर भी है और उनमें एसिडिक नेचर भी है, मतलब वो बेसिस से भी रिएक्ट कर सकते हैं और एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सी इस तरह से मेटल है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, एट्सेट्रा, ये सारे जो मेटल्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं, और बाकी जो है हमारे वो बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। वहीं अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड को ले ले तो वो तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जितने भी हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम का ऑक्साइड था, ये एक मेटल ऑक्साइड है। अगर आप इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। तो ये एक चूँकि बेस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसका नेचर बेसिक हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक हो गया। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम के ऑक्साइड ले लें MgO और इसे वाटर में रिएक्शन करा दें तो ये हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा, जो कि एक बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। ये अपच में इलाज किया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लें Al2O3 और वाटर में डिजोल्व कर दे तो ये हमें AlH का होल थ्राइस देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा, ये भी बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये अपना एक बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। अगर आप इसके सॉल्यूशन को pH पेपर से चेक करेंगे तो कुछ आपको बेसिक कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर
एल्युमिनियम ऑक्साइड के केस की बात करें तो इसमें बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी शो होगा। जैसे कि अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करा दें तो AlCl3 और वाटर देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर इसे एक बेस से रिएक्ट करा दें तो सोडियम जिंकेट देखने को सोडियम एल्यूमिनेट देखने को मिलेगा और वाटर देखने को मिलेगा। तो ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वह एम्फोटेरिक नेचर का होगा। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम की जगह पे जिंक ले लेते तो आपको यहाँ पे जिंक के क्लोराइड्स ZnCl2 देखने को मिलता। यहाँ पे आपको सोडियम जिंकेट देखने को मिलेगा, Na2ZnO2 देखने को मिलता। तो ये एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करें, जैसे कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड हुआ हमारा, इसे अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड देखने को मिलेगा, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में जनरली पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों को खोलेंगे तो आपको CO2 गैस निकलती दिखाई देगी और वाटर में वह कार्बोनिक एसिड के रूप में इक्विलिब्रियम में रहता है। उसी तरह से अगर सल्फर डाइऑक्साइड ले लें और वाटर में इसे डिजोल्व करें तो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन की ऑक्साइड ले ले और उसे वाटर में डिजोल्व कर दे तो नाइट्रस एसिड HNO2 और HNO3 भी आपको दोनों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिजोल्व होने पर हमें एसिड दे रहे हैं, दैट्स वाई दे आर एसिडिक इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, तो आपने क्या देखा कि एसिडिक होते हैं। अब हम लोग मेटल्स की रिएक्शन वाटर से देखने वाले हैं। हमारे पास मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और आयरन और लेड के बीच में हमारा टीन था। हाइड्रोजन के बाद था हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका प्लेटिनम। तो इसी के इन्हीं सारे मेटल्स की रिएक्शन हमें वाटर से देखनी है। तो ये हमारे पास पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीन मेटल्स ऊपर के जो हैं वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। बचा रह गया हमारे पास एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये भाप से रिएक्शन करते हैं जनरली। ये तीन मेटल्स ऊपर में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन ठंडे पानी से भी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के केस में आपको भाप देनी पड़ेगी, और मैग्नीशियम के केस में ये ठंडे पानी से नया रिएक्ट करके ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन लेड के बाद जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, लेड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे ना ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है और इनकी रिएक्टिविटी पानी के प्रति बहुत ही कम है। नेक्स्ट दूसरी बात हमें सीखनी है कि ये सारे जो मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करके, चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, वो करस्पॉन्डिंग अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या तो उनका ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। तो ये जो तीन मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये करस्पॉन्डिंग अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वाटर के साथ में, ये हमें अपना हाइड्रोक्साइड देते हैं। मैग्नीशियम भी अपना हाइड्रोक्साइड देता है, और लेकिन एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये करस्पॉन्डिंग अपना ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस होती है। जैसे कि हम अगर पोटेशियम की बात करते हैं, सबसे पहले पोटेशियम की बात करते हैं। तो जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट भी जनरेट होती है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें, पोटेशियम, उसी तरह से सोडियम का भी रिएक्शन होगा। सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलेगी और साथ में हीट भी निकलेगी। तो हम लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस काफ़ी हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो चूँकि हीट निकल रही है और हीट इतना सफिशिएंट है कि इस हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सकती है, तो ये हीट हाइड्रोजन गैस को बर्न करने लगती है। ये जैसे ही ऊपर आएगा वाटर सरफेस से, तो ऊपर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वाटर और ऑक्सीजन आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जलने लगेंगे हीट की वजह से, सफिशिएंट हीट है, तो ये हाइड्रोजन जलने लगेगा और पूरा पानी में आग लग जाएगी। इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म जानना है आपको तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं कि पानी में आग कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पोटेशियम और सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में हीट लिबरेट करते हैं जो हाइड्रोजन को बर्न कर सकते हैं। वह हाइड्रोजन
काफ़ी वायलेंट रिएक्शन शो करता है, अचानक से आग पकड़ लेती है, तो अचानक से विस्फोट भी हो जाता है। पोटेशियम के केस में बहुत ज़्यादा विस्फोट रूप ले लेता है। सोडियम केस में भी आपको वायलेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कैल्शियम के केस में वायलेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलता और ना ही आग पकड़ती है। इसके पीछे क्या वजह है कि जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है, जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है, या मैग्नीशियम ही क्यों ना ले लें हम लोग, कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलेगी और कुछ अमाउंट में हीट भी देखने को मिलेगी। लेकिन यह हीट जो है उतना इफ़िशियंट नहीं है कि इस हाइड्रोजन को बर्न कर सके, इसलिए पहली बात आग नहीं पकड़ती है। दूसरी बात कि यह जो हाइड्रोजन है वह इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चिपका लेता है और सरफेस पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो तैरने लगेगा, आप तैरते हुए इसको देख पाएंगे। लेकिन पोटेशियम और सोडियम केस में ये हाइड्रोजन जलता भी है, साथ में पोटेशियम को भी और सोडियम को भी जलाना शुरू कर देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन चूँकि जल नहीं रहा है और उसे बाहर आना है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी अपने में चिपका लेता है और ऊपर सरफेस पे आ जाता है। उसी तरह से मैग्नीशियम के केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम एंड वाटर विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, साथ ही साथ हमें थोड़ी अमाउंट में हीट भी देखने को मिलेगी। लेकिन यह हीट बहुत ही कम अमाउंट में रहेगी और ये हाइड्रोजन को बर्न नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बर्न नहीं होती और आग नहीं पकड़ता, और ये फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को चिपका लेगा अपने में और सरफेस के ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आएगा। तो दो चीज़ें सीखे हम लोगों ने कि पोटेशियम और सोडियम में बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होगा, आग पकड़ लेगी, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, उनका हाइड्रोक्साइड बनता है, काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में हीट निकलती है, हाइड्रोजन को बर्न कर सकता है और ये बर्न साथ में हाइड्रोजन के साथ साथ में बर्न करने लगते हैं। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको फर्दर इसके ऊपर जानकारी चाहिए तो आप मेरा पानी में आग कैसे लगाएं एक मैंने लेक्चर बनाया, उस पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की। हम लोगों ने देख ली कि इसमें हमें हॉट वाटर देना पड़ेगा तब ये रिएक्शन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की। तो हमारे पास एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है। ये तीनों जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमें एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, इसका जिंक ऑक्साइड Zn, इसका आयरन ऑक्साइड Fe2O3 हमें दिखाई देता है, जिसमें से आप पाएंगे कि एल्युमिनियम और जिंक जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ये हम लोगों ने रिएक्शन देखा। बाकी जो लीड और सिल्वर और कॉपर और गोल्ड और प्लेटिनम थे वो रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल केस में हमने देखा कि वाटर से जनरली रिएक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं शो करते हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। तो अभी आपने रिएक्शंस देखी कि सोडियम और जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग इनका हाइड्रोक्साइड बनता है, KOH या NOH बनेगा, और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है, और यह हीट इस हाइड्रोजन को बर्न कर देती है, जिससे आग पकड़ लेती है। इसलिए कभी भी आप लेबोरेटरी में जब वर्क कर रहे हो तो सोडियम पोटेशियम के साथ में सावधानीपूर्वक वर्क करें। उसमें कहीं भी मॉइस्चर कंटेंट उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, वाटर उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, वरना तुरंत आग पकड़ लेगी, लेबोरेटरी में आग लग सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा रखते हैं ताकि उसको ना ऑक्सीजन मिल पाए ना ही वाटर मिल पाए, जिसकी वजह से रिएक्शन वॉलेंट ना हो। और हम लोगों ने देखा फास्फोरस के केस में भी कि उसे हम लोग वाटर में डुबा के रखते हैं, क्योंकि नॉन मेटल जनरली वाटर से रिएक्ट करते नहीं हैं, लेकिन फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही आग पकड़ लेती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसे वाटर में डुबा के रखते हैं। अब हम लोग मेटल्स की रिएक्शंस एसिड्स के साथ में देखेंगे। हमारे पास बहुत तरह के मेटल्स थे, जैसे कि केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, बीच में हमारा टीन था। हाई कोर्ट है आपका प्लेटिनम। तो ये हमारे मेटल्स के लिस्ट हैं। जब इनको एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये एक जो थर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, इनसे हीट निकलती है। कभी भी आप मेटल को एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक जो थर्मिक रिएक्शन होगी, कुछ अमाउंट में हीट निकलती है। तो आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। जनरली आप अगर सोडियम पोटेशियम लेते हैं तो काफ़ी वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, तो उसकी रिएक्शन हम लोग नहीं कराते हैं।
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब की रिएक्शन करा सकते हैं आप। तो मान लेते हैं अगर हम लोग जिंक की रिएक्शन अगर HCl से करा लेते हैं, डाइल्यूट HCl से करा लेते हैं, जनरली हम लोग डाइल्यूट एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसिड नेचर में बहुत ही कोरोसिव होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल कभी भी लेबोरेटरी में नहीं करते हैं जब तक कि ज़रूरत ना पड़े। हम लोग डाइल्यूट एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिंक डाइल्यूट HCl से करके एक सॉल्ट ZnCl2 बनाएगा और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी देगा और कुछ अमाउंट में हीट भी निकलती है। तो ये हमारी मेटल की रिएक्शन हो गई। उसी तरह से अगर आयरन लेते हैं तो आयरन के केस में आपको क्या देखने मिलेगा, आयरन जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा, आयरन जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा तो FeCl3 बनेगा और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलेगी और थोड़ी अमाउंट में हीट भी रिलीज होगी। तो ये कभी भी जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। जैसे कि अगर लोहे वाली ही केस ले ले, अगर हम लोग आयरन की ही केस ले ले, अगर उसे H2SO4 से रिएक्ट करा दें, डाइल्यूट H2SO4, तो हमें FeSO4 आयरन सल्फेट और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी और थोड़ी अमाउंट में हीट भी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब कोई खट्टा चीज़, एसिड का मतलब वो खट्टा चीज़ जैसे कि दही, अचार, ये सबको हिदायत दी जाती है कि आप लोहे के बर्तनों में ना रखें या मेटल के बर्तनों में ना रखें, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें वो जहरीला होने लगेगा। दूसरी बात हमें यहाँ सीखनी है कि ये जो एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड, वो आप डाइल्यूट HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट एसिटिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट HNO3 का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे हम लोग वजह समझते हैं। आइए, दूसरी बात हमें समझनी है कि हाइड्रोजन और लेड के जितने भी नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली एसिड से रिएक्शन नहीं शो करते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। बेसिकली हाइड्रोजन वाले केस में आप पाएंगे कि हाइड्रोजन के नीचे जो हैं मेटल्स हमारे, वो रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं एसिड के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन से भी इनकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग डाइल्यूट HCl ले लें और उसका कॉपर से रिएक्शन करा दे, तो आपने देखा कि कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे था, इसलिए ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और CuCl2 और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर सिल्वर ले लेते तब पर भी रिएक्शन नहीं होता, गोल्ड ले लेते तब पर भी नहीं होता, प्लेटिनम ले लेते तब पर भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी नीचे वाले मेटल्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है, तो ये इसको रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे और ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो हम लोग को सीखना है अब कि जो HNO3 का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप मान लेते हैं जिंक ले लेते हैं और आप HNO3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 का, तो एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा ZnO3 का होल्ड वाइज जिंक नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, चूँकि ये HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस भी हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। तो ये हाइड्रोजन हमको गैस दिखती नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग इसकी रिएक्शन भी नहीं करवाते हैं। तो ये तुरंत वाटर में कन्वर्ट करती है, पहली बात। और दूसरी बात, खुद ये रिड्यूस हो जाता है अपने अपने अलग अलग ऑक्साइड्स में, जैसे कि N2O में या NO2 में या फिर N2O3 में, तो इस तरह के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये खुद ये रिड्यूस हो जाता है और खुद हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग इसकी रिएक्शन उसे नहीं करवाते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि क्यों हम लोग अचार और दही को मेटल के बर्तनों में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप आयरन ले लें और उसको अचार में रख दें, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराते हैं, कोई भी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, या आप एसिटिक एसिड ले सकते हैं, CH3COOH ले सकते हैं, तो आपको FeCl3 का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, जो खाने को पूरी तरह से जहरीला बना देगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं रखते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि डाइल्यूट HNO3 का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं मेटल के साथ में रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि आप अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो खुद वो रिड्यूस हो जाएगा N2O में, NO में, NO2 में, और दूसरे को आप वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे वाटर को ऑक्सीडाइज करके वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो वाटर में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन हमारे पास कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि मैग्नीज और मैग्नीज।
मैग्नीशियम। ये दो मेटल्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि डाइल्यूट HNO3 मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन तुरंत जैसे ही बनता है वैसे ही वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है। और दो मेटल्स थे हमारे पास, मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये दोनों डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। चौथा हमें पढ़ना है रिएक्शन विद बेसिस। मेटल्स जब बेसिस से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। जब कोई मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम लोग एल्युमिनियम की ही बात करते हैं, एल्युमिनियम जब बेस से रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग जिंक ले लें, जिंक की अगर रिएक्शन करा दें एक बेस से, जिंक प्लस NaOH, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिस के रिएक्शन थे। नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। पांचवें रिएक्शन में हम लोग किसी मेटल का दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में किस तरह से रिएक्शन होता है उसे देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या लिया है हम लोगों ने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें हम लोगों ने आयरन की एक कील डुबा दी है। आयरन की एक कील डुबा दी है। कुछ देर के बाद हम लोगों ने क्या पाया है कि कुछ देर के बाद आप पाएंगे कि रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे आप देखेंगे, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन इसको किस तरह से कर पाएंगे, इसके लिए आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका प्लैटिनम। तो आप क्या देख रहे हैं बेसिकली कि आयरन और कॉपर में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हमारे पास आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, मतलब आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन इस कॉपर को अपने जगह से हटा सकता है और ख़ुद इसकी जगह ले सकता है। मतलब ये जो बीकर में रिएक्शन हो रही है ये पॉसिबल है और आपका जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सेक्शन दिख रहा है वो गायब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसका रिवर्स कर दें, अगर हम लोग कॉपर वायर ले लें और आयरन सल्फेट ले लें तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप फिर से कंपेरिजन करें कि कॉपर और आयरन में कौन रिएक्टिव है, तो आयरन रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर तो कम रिएक्टिव होने की वजह से आयरन को इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाला रिएक्शन होगा लेकिन सेकंड वाला रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर जिंक का आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दें, हम लोगों ने एक मेटल लिया है और उस दूसरे मेटल का सॉल्ट लिया है, तो जब कोई मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्शन करता है तो यह डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी किसकी कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। अगर रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है उस मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से या उस मेटल से तो फिर रिएक्शन पॉसिबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैच कराएंगे कि जिंक और आयरन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिंक है हमारे पास, जिंक ऊपर में है, आयरन नीचे में है, तो मतलब जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो जिंक जो है आयरन को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना देगा और साथ में आयरन आपको अलग देखने को मिलेगा। इस वाले केस में इस बीकर में सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। उसी तरह से अगर इसका रिवर्स कर दे, आयरन और जिंक सल्फेट ले ले, तो आयरन की रिएक्टिविटी कम है जिंक से, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर कैल्शियम ले ले और AlCl3 ले ले, तो कैल्शियम और एल्युमिनियम में, कैल्शियम ऊपर में है एल्युमिनियम नीचे में है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो कैल्शियम इस एल्युमिनियम को रिप्लेस कर देगा, CaCl2 बन जाएगा और हमें एल्युमिनियम अलग देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली किसके बीच हुई, कोई मेटल लिया हम लोगों ने और दूसरे मेटल सॉल्ट का इस्तेमाल किया और हम लोग फिर इसके आधार पर बता रहे हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, और इसकी जांच हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख करके करते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी भी पूछ दी जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो आप ऑलरेडी जानते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं आयरन कॉपर जिंक में अगर कंपैरिजन करना रहे तो सबसे ऊपर में हमारे पास जिंक है, फिर आयरन है और लास्ट में हमारे पास कॉपर था। तो सबसे पहले जिंक की रिएक्टिविटी हो जाएगी, फिर आयरन की, फिर हमारे पास कॉपर की रिएक्टिविटी आएगी। तो ये आपको अगर याद हो तभी आप ये चीज़ें बता सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है
मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे, इसलिए इसे याद करना सीख लें और उनकी रिएक्टिविटी सीरीज आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।